नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा और आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो राजनीतिक गलियारों में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। अपनी बात जब वो कहते हैं तो उनको सुना जाता है, उनको समझा जाता है और इसी वैचारिक युद्ध के बीच उनको कई बार निष्कासन भी झेलना पड़ा। सीधे सीधे आपका परिचय करवा रहा हूं। हमारे साथ संजय नगायत जी हैं। बहुत स्वागत है सर आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। परिचय मैं आपका दर्शकों तक पहुंचा दूं कि संजय नगायत जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की। आरएसएस में बड़ी जिम्मेदारी इनकी रही। उसके बाद इन्होंने कॉरपोरेशन बैंक में भी अपनी जो है सहभागिता दी, कार्य किया वहाँ। और अब जो बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश में इनको मिली है, मध्य प्रदेश वेयर हाउस कॉरपोरेशन एंड लॉजिस्टिक के अध्यक्ष बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री का दर्जा इनको प्राप्त है। सर बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। सवालों की शुरुआत करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके सफ़र को समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि राजनीतिक गलियारों में बेहद ऐसे कम लोग हैं जो खुलकर बात करते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर लेते हैं। सर इस करियर की शुरुआत कैसे हुई? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर आरएसएस और फिर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आपके पास। बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी आपका, स्वराज का। आप लोगों के बीच में हूँ। सामान्य तौर पे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में जाऊँगा। राजनीति में किसी प्रकार का मूल रूप से मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। बाल्यकाल से जब से होश संभाला तब से संघ की शाखा में जाना प्रारंभ किया और संघ में काम करते करते पढ़ाई के दौरान एज ए पूर्णकालिक के रूप में विद्यार्थी विस्तारक जिसको बोलते हैं, संघ के काम में रहा। बाद में फिर आगे चल के जब विद्यार्थियों में संपर्क और सारा सब हुआ तो संघ ने ही योजना करी कि हमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करना है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सीधी जिम्मेवारी। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी मैं पूर्णकालिक के तौर पर सागर, जबलपुर और फिर बाद में रायपुर, छत्तीसगढ़ में एज ए संगठन मंत्री पूर्णकालिक के रूप में रहा। विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों पर रहा, यानी जिले के दायित्व से लेके अखिल भारतीय राष्ट्रीय दायित्वों तक विद्यार्थी परिषद के काम करने का अवसर मिला। और छात्र राजनीति में मुद्दों को लेके, विषयों को लेके, शैक्षिक विषयों को लेके, राष्ट्रीय विषयों को लेके आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, लड़ना, जूझना, ये तो विद्यार्थी परिषद में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सिखाई जाता है। वैचारिक प्रतिबद्धता इसलिए भी स्पष्ट है क्योंकि हम संघ के स्वयंसेवक हैं। हम संघ की शाखा में जब जाते हैं तो कहते हैं देश प्रथम, मातृभूमि भारत माता के लिए हमको कुछ करना है। कुछ करें ना करें, लेकिन अपने व्यवहार में, अपने रोज़ के कामकाज में हम देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते हैं उसको लेके करते हैं। और ऐसा ये चिंतन जब प्रारंभ हुआ तो बाद में फिर हम पूर्णकालिक भी बने और अनेक प्रकार के दायित्वों पे भी रहे। और दायित्वों पे काम करते करते संघ और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लंबे समय तक काम करने के बाद फिर भाजपा में भी काम करने का अवसर, वो भी एक प्रकार से संघ परिवार और विचार परिवार ने तय किया कि आपको अब यहाँ भाजपा के काम में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करना है। लेकिन सर ये सफ़र कठिन रहा, कितना कठिन रहा? क्योंकि मैं इसलिए बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको लेकर जब मीडिया में भी बातचीत होती थी, जिस मुखरता से आप बात करते रहे हैं, जिस पार्टी के भीतर आप हैं, उसी पार्टी के नेता, नेतृत्व या नीति पर सवाल उठाना बेहद कम लोग करते हैं। ये आपने करा है और इसके चलते जो मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बात की कि आपको 2 से 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको निष्कासित एक बार निष्कासित किया गया। तो किसी एक निष्कासित नेता या नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना, मैं आपसे समझ रहा हूँ कि ये मजबूरी है या आपके उस काम को इनाम दिया गया? देखिए, सामान्य तौर पे एक बार मेरा निष्कासन हुआ, ये आप क्लियर कर लीजिए, कई बार नहीं हुआ। और वो भी किसी व्यक्ति के खिलाफ, यानी मैंने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैंने विचार, संगठन या पार्टी के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी। व्यवस्था के खिलाफ कभी कभी कोई ऐसा होता है कि पार्टी में कभी कोई ऐसी व्यवस्था हावी हो जाती है कि वो ही पार्टी अपने आप को समझने लगते हैं, पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देते हैं। तो उसके खिलाफ लड़ा और उसकी मान्यता, मुझे ऐसा नहीं कि संगठन में या उस समय पार्टी में भी जो काम करने वाले नेतृत्व था उसकी मंशा नहीं थी, उनकी मंशा थी कि ये गलत है। और मेरे साथ भी उस समय इतना अन्याय और गलत हुआ कि उसका प्रतिकार करना ज़रूरी था, क्योंकि हम जीवित और जागृत लोग हैं। और मैं आज अगर आपके बीच में बैठा हूँ तो ये तो संगठन की विशेषता है कि सामान्य तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो मूल्यांकन करता है कि कौन कार्यकर्ता किस लायक है। मैं कुछ नहीं हूँ, आज जो भी हूँ वो नेतृत्व पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कारण हूँ, विचार परिवार और कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा के कारण हूँ। और सामान्य तौर पे ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता का, काम करने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। मैंने किसी प्रकार की कोई लॉबिंग नहीं करी, मैंने कोई बायोडाटा नहीं बनाया, मैं किसी के पास गया नहीं। सीधे नेतृत्व के टॉप लोगों का फ़ोन आता है
कि आपको इस जिम्मेवारी के लिए हम सोच रहे हैं और ये जिम्मेवारी दे रहे हैं। लेकिन एक अफवाह गुटबाजी को लेकर भी आपके ऊपर कभी ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में आए कि संजय नगायत जो हैं गुटबाजी करते हैं, इसलिए विरोध करते हैं सरकार में रहने वाले लोगों की, उनके सिद्धांतों की या नैतिकता। ये वैचारिक लड़ाई रहती थी आपकी या कोई व्यक्तिगत लड़ाई इस तरह से? अब आप देखिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अगर मुझे वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन जैसे बहुत बड़े निगम का जुम्मा सौंपा है, तो ये तो निश्चित रूप से मूल्यांकन किया होगा, और ये मूल्यांकन करने के बाद ही जुम्मा सौंपा है। तो ये जो अफवाहें लोग फैलाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, आपने कहा ना कई बार पार्टी का निष्कासन हुआ, फिर कुछ विषयों को लेके बीच में एक बड़ा अभियान भी चलाया गया, और मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि इस अभियान को चलाने के लिए छोटे छोटे यूट्यूबर और पता नहीं कौन कौन से चैनलों को बाकायदे मैनेज भी किया गया, बाकायदे फाइनेंस भी किया गया, हाँ, छवि खराब करने के लिए। मैं बुंदेलखंड के जिस क्षेत्र से आता हूँ, देश में कहते हैं सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर माना जाता है तो बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड माना जाता है, और बुंदेलखंड में भी पन्ना जिला बहुत पिछड़ा माना जाता है, और वहाँ माफिया सामंतवादी टाइप के लोगों का दबदबा रहा है, वही राजनीति चलाते थे। मैं कहता भी हूँ कई बार कि मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का जब अध्यक्ष बना तो उसके पहले हमारे पहले भैया राजा कोऑपरेटिव बैंक के 20 साल चेयरमैन रहे। उसी कोऑपरेटिव की दम पर वो 2 बार निर्दलीय विधायक भी बने। तो उनका चुनाव चिन्ह रहता था हाथी, तो उनका नारा लगता था मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली घलेगी छाती पे, लाश मिलेगी घाटी में। तो वो भैया राजा जिनका बाहुबल में अपराध की दुनिया में एक नाम था पूरे देश भर में, उनका नाम लेना लोग मतलब अपराध समझते थे कि नाम नहीं ले सकते थे कोई। ऐसे अपराधी, ऐसे बाहुबली माफिया से मैंने अकेले लड़ाई लड़ी भारतीय जनता पार्टी और विचार को स्थापित करने के लिए, अपनी प्राणों की बाजी लगाई। तब ये जो नेता आज मेरी समीक्षा या कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ भी जो अभियान चलाते हैं तथाकथित या भ्रम या वो मामला तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ था, वहां से क्लीन चिट मिला, फिर ऐसा कुछ? मैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का निर्वाचित अध्यक्ष था। सरकार ने पहले नॉमिनेशन किया, बाद में मैं अध्यक्ष बना, और नॉमिनेशन के बाद मुझे हटाने के लिए कई प्रकार से षड्यंत्र किए, विपक्षियों ने किए लेकिन हमारे लोगों ने भी किए, तो वो भी एक्सपोज करना जरूरी था। जब मुझे हटाया 19 भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके, तो मैं हाई कोर्ट गया और वो भी नेतृत्व से पूछ के गया। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस समय तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष थे प्रभात झा जी। सामान्य तौर पे विचार परिवार में भी जो लोग थे उनसे सबसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि अगर गलत है तो लड़ना चाहिए, और जो लड़ता है विजय मिले या वीर गति, उसमें ही कुल मिला के नाम होता है। तो मैं लड़ा। हाई कोर्ट ने सारे आरोपों को खारिज करते हुए मुझे क्लीन चिट देते हुए सरकार का ऑर्डर क्वैश कर दिया। लेकिन अहंकारी और दंभ में जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कार्रवाई कराई थी, बड़े बड़े लोग हैं नामजद। मैंने 2 मंत्रियों को अपने केस में पार्टी भी बनाया, तत्कालीन सहकारिता मंत्री और तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री। उनको जब मैंने पार्टी बनाया तो वो दंभ अहंकार में सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट में भी मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार का पैसा कांग्रेस के बड़े बड़े वकीलों को लगा के किया, यानी रोहिंटन नारीमन, अभिषेक, और कांग्रेस में वकील तो वैसे भी बड़े बड़े हैं, उन वकीलों को मेरे खिलाफ लगाया गया। यानी एक सामान्य से व्यक्ति को, एक छोटे से जिले के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन को समाप्त करने के लिए इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन में वो कहा कि भाई छोटा सा जिला, छोटा सा व्यक्ति, छोटा सा बैंक, और इतने बड़े बड़े आप देश के नामी ग्रामी वकील लगा रहे हो, कारण क्या है? इसकी तह तक जाना जरूरी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक से सारा उस प्रकरण की जांच कराई, मेरे खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई। तो जांच में दूध का दूध और पानी का पानी निकला। रिजर्व बैंक ने कहा कि इनके बैंक के कार्यकाल में बैंक स्वर्णिम युग में आ गया, इनके समय जो काम हुए हैं वो अद्भुत और ऐतिहासिक हैं, और ऐसे व्यक्ति को हटाएंगे तो देश में किसी भी बैंक, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई निर्वाचित व्यक्ति बचेगा ही नहीं। और 1 लाख का जुर्माना लगाते हुए तत्कालीन सरकार पे, उस अधिकारी पे 10,000 का जुर्माना जिसने हमारा बोर्ड भंग किया था, और स्ट्रक्चर पारित करते हुए चेतावनी दी कि ये राजनीतिक दुर्भावना से बदले के भाव से की गई कार्रवाई है। इस प्रकार का ये अहंकार, इस प्रकार की कार्रवाई बहुत दुर्भाग्यजनक है, इसलिए हम दंड लगाते हैं। भविष्य में चेतावनी देती कि सरकार और वो जो मंत्री जो जिसके पीछे हैं इस प्रकार की दुर्भावना बस किसी निर्वाचित व्यक्ति को परेशान तंग करने का षड्यंत्र ना करें, अन्यथा भविष्य में उनको भी भोगना पड़ेगा। ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, और वो जजमेंट ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, वो अब हिंदुस्तान के कानून के रूप में पढ़ा जाता है। तो मैंने जो लड़ाई लड़ी, यानी ठीक है कांग्रेस की सरकार में हम कार्यकर्ता बने, हमने विपरीत परिस्थितियों में संघ और विद्यार्थी परिषद का काम किया, लाठी डंडे चलते थे, हम लोग जेल जाते थे, आंदोलन प्रदर्शन करते थे, वो भी आनंद था, वो भी एक जुनून था, क्योंकि हम विचार और संगठन के लिए काम करते थे। लेकिन अपनी ही सरकार में हमारे लोगों ने जब षड्यंत्र किया,
अपनी माफियागिरी बचाने के लिए, अपनी सामंतवादी प्रवृत्ति चलाने के लिए, दबाव तानाशाही करने के लिए। तो एक कार्यकर्ता का लेकिन सर, लेकिन इस दरमियान, इस बीच में कभी संजय नगाइच को ये नहीं लगा कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं एक छोटा सा नेता, या मैं इतना जिस तरह से आप कह रहे हैं कि छोटे व्यक्ति को हराने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग लगे, बड़े बड़े वकील, वैचारिक लड़ाई की इस लड़ाई में कभी संजय नगाइच को ऐसा लगा क्या कि यार राजनीति अब छोड़ देनी चाहिए, वैचारिक लड़ाई छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इससे कुछ फायदा होना नहीं है? क्या इस तरह की मंशा या थॉट कभी आए दिमाग में? मैं कहूँ ये वैचारिक लड़ाई नहीं थी, क्योंकि मैं विचार से जुड़ा हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ, और ये कार्यकर्ता की विचार को लेकर लड़ाई थी। मैं व्यवस्था को लेकर लड़ रहा था, मैं विचार को लेकर लड़ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी विथ डिफरेंस, अन्य से अलग है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो हम तो उन्हीं मूल्यों को लेके लड़ रहे थे। फिर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा है कि राजनीति चरित्र से चलेगी कि चालाकी से। मैं आज भी कहता हूं कि पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति मैं चरित्रवान हूं, मैं चरित्र से काम करता हूं, मैं स्ट्रेंथ से काम करता हूं। लेकिन जो चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, उनने कहीं ना कहीं वर्तमान के, उस समय के तत्कालीन नेतृत्व को भी प्रभावित करके मेरे खिलाफ कार्रवाइयाँ कराईं। सिर्फ बैंक से हटाने का विषय नहीं, तो मेरे खिलाफ आपराधिक प्रकरण, लोकायुक्त, EOW, तरह तरह के षड्यंत्र करते हुए मेरे परिवार को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, वो आत्मविश्वास मेरे अंदर बना रहा। मैंने विचार के प्रति, संगठन के प्रति कभी कोई नेगेटिव काम नहीं किया। फिर जब मैं कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन के रूप में सुप्रीम कोर्ट से बहाल हुआ, तो वो जो तत्कालीन मंत्री और पवई के विधायक थे, उनके खिलाफ जनाक्रोश था कि इनकी टिकट बदली जाना चाहिए, और टिकट नहीं बदली तो यहाँ से भोपाल भी हमारे क्षेत्र के हजारों लोग आए। उन्होंने आंदोलन प्रदर्शन किया कि ये तानाशाह हैं, सामंतवादी हैं, मनमानी करते हैं, संगठन और विचार सरकार की नीतियां इनने ख़त्म कर दी हैं, ऐसे व्यक्ति का टिकट बदला जाना चाहिए। उनका टिकट नहीं बदला, पार्टी ने उनको टिकट दी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर में वो हारे, आरोप मेरे ऊपर लगा। तो उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से मैंने नहीं किया कुछ भी कि मैं संगठन के प्रति या पार्टी के प्रति कोई षड्यंत्र करूं। जो भी था प्रत्यक्ष रूप से उनका विरोध था। यानी संजय नगाइच की लड़ाई उन लोगों के खिलाफ थी जो पार्टी के भीतर रह के पार्टी को दीमक की तरह खोखला कर बिल्कुल बिल्कुल। एक अब महत्वपूर्ण सवाल, वर्तमान से सवाल हो जाए कुछ, क्योंकि ये पुराने सवाल हो गए आपके, ये पुरानी लड़ाइयाँ थी। अभी आपको जो नई जिम्मेदारी मिली है वेयर हाउस, कॉर्पोरेशन, लॉजिस्टिक, उसके लिए पहले बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। लेकिन सर, जैसे ही आपको ये जिम्मेदारी मिली, आपने जो पहला अटैक किया, उस अटैक को लेकर बड़े सवाल हुए कि संजय नगाइच संगठन का आदमी है, RSS का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी ने इसको नई जिम्मेदारी दी है मध्य प्रदेश। सर, जीतू पटवारी का ही वेयर हाउस पहला अटैक आपका रहा? ये भी ठीक करने की आवश्यकता। जीतू पटवारी का पहला नहीं, 100वां वेयर हाउस था। उसके पहले मैं 99 वेयर हाउसों का इंस्पेक्शन कर चुका था। लेकिन इसके पीछे एक और सवाल है ना कि उससे पहले जो है मोहन यादव या मुख्यमंत्री को लेकर गंभीर सवाल हो रहे थे विपक्ष में। तो क्या उस लिहाज से संजय नगाइच ने वो वेयर हाउस का चयन किया कि भाई यहाँ अटैक करते हैं, अनियमितताएं हैं, चलो यहाँ अटैक करके कुछ निकालते हैं यहाँ से? मैं वेयर हाउस के बाहर पहुंचा तब तक भी मेरे को पता नहीं था कि जीतू पटवारी का वेयर हाउस है। रूटीन में थे। उस दिन मैंने 10 वेयर हाउस चेक किए, उज्जैन और इंदौर संभाग के। उज्जैन और इंदौर लगा हुआ है, तो उज्जैन इंदौर के मैंने 10 वेयर हाउस चेक किए। उसमें बड़े अधिकारी भी थे, उसमें हमारे संघ परिवार और भाजपा परिवार के भी लोग थे। तो जिनके भी मैंने वेयर हाउस चेक किए, उनको कमियां बताई, उन्होंने स्वागत करते हुए उनको कमियों को कहा मैं हम जल्दी पूरी कर लेंगे। और मैंने ऐसा कोई नहीं किया कि हार्ड एंड फास्ट इनका वेयर हाउस ब्लैक लिस्ट ही कर दिया हो। जो कमियां पाई गई, क्योंकि लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा, 60 से 70 करोड़ का खाद्यान्न इनके वेयर हाउस में रखा है। 27,000 मेट्रिक टन की क्षमता वाला इनका वेयर हाउस आवश्यकता से ज़्यादा भंडारित है। और फायर सेफ्टी नहीं है, अप्रोच रोड ठीक नहीं है, नालियाँ नहीं है, सफाई नहीं है, तो निश्चित रूप से वो खाद्यान्न सड़ेगा। और खाद्यान्न कहाँ जा रहा? गरीबों के PDS के लिए जा रहा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जा रहा, सरकार का उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो हम जब आपको किराया लगभग 16 से 20 लाख रुपए महीना जीतू पटवारी जी लेते हैं, तो क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? हर, चाहे प्राइवेट वेयर हाउस हो चाहे सरकारी वेयर हाउस हो, उनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है कि जो खाद्यान्न रखा है वो आपको सुरक्षित रखना है, उसका रखरखाव करना है, उसकी दवाई से लेके बाकी जो केमिकल और छिड़काव होते हैं वो सारे सब आपको समय समय पे करना है। तो उसको लेके उन्होंने सामान्य सा नोटिस दिया। मैंने जीतू पटवारी को फ़ोन नहीं लगाया, लेकिन जीतू पटवारी ने जिस बदतमीजी से वीडियो जारी करते हुए मेरे उन्होंने फ़ोन लगाया और फ़ोन पर कहा कि मैं संजय नगाइच को जानता ही नहीं हूँ, कौन है ये संजय नगाइच, ऐसे करके उन्होंने नहीं, और भी नाम पे गाड़ा उन्होंने, याचन नाचन पता नहीं क्या ऐसे ऐसे। तो उसको लेके मैंने कहा कि आप जिस दम्भ अहंकार में हो, अगर आप वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के, यानी संविधान प्रदत्त व्यवस्था में मुझे वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनाया है, और गजब की बात यह है कि ये ChatGPT और गूगल से राजनीति करते हैं, सब चीज़ें देख के करते हैं, चाहे ये हो चाहे इनका नेता पप्पू हो। तो ChatGPT और गूगल से राजनीति करने वाले, इनको वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन पता नहीं था। सरनेम को लेके भी
हमारे जो अधिकारी हैं वो भी उनको बार बार बता रहे हैं, उसके बाद भी वो नाम बिगाड़ रहे हैं। तो मैंने कहा आप अहंकार में रहो, रस्सी जल गई लेकिन आपका बल नहीं गया, तो भाई आप भारत सरकार की सब्सिडी वापस कर दो। हम वेयर हाउस खाली किराए ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का इन्होंने सब्सिडी लेके रखी है, किराया आपको मिल रहा है, आपके यहाँ खरीदी केंद्र भी बने। उस बात को लेके जब मैंने कहा और नोटिस विभाग ने किया और इतना ही जीतू पटवारी को दम्भ था तो फिर इन्हें कंप्लायंस नहीं करनी थी। आपको बताएं कि उस इंस्पेक्शन के बाद जीतू पटवारी को आनन फानन में कंप्लायंस करनी पड़ी और कंप्लायंस का पत्र भी आ गया है कि हमने जो आपने कमियां निकाली थी उसका हमने कंप्लायंस कर दी है। तो ऊँट पहाड़ के नीचे आ गया। तो जो अहंकार था, दम्भ था, वास्तव में जीतू पटवारी एक्सपोज हो गए हैं। लोगों को ये चेहरा पता नहीं था कि सरकार से इस प्रकार से ये लाभ ले रहे हैं, क्षमता से ज़्यादा भंडारण है। उन्होंने कहा जानबूझकर कराया जा रहा है, ये राजनीतिक जो है द्वेष है, इस तरह की बात उन्होंने भाई अगर द्वेष होता तो आपका वेयर हाउस भरता कैसे? आपके 5 वेयर हाउस में 10 से 12 खरीदी केंद्र कैसे बनते? आपको 16 से 20 लाख रुपए का किराया कैसे मिलता? तो जीतू पटवारी जी इसलिए पैनिक हो रहे हैं क्योंकि ये चेहरा लोगों को लग रहा था किसान पुत्र जीतू पटवारी, और जीतू पटवारी तो बड़ा मुद्दों को लेकर राजनीति करते हैं। और आपको बताऊं लगभग 2-3 साल में पिछला 1 करोड़ रुपए का उनका किराया काटा गया है, क्योंकि उनके वेयर हाउस में जो खाद्यान्न का रखरखाव है वो ठीक नहीं हुआ है, अनियमितताओं की। हाँ, 1 करोड़ रुपए का उनका लगभग ये बड़ी जानकारी आप इस एक करोड़ रुपए उनके वेयर हाउस से कटौती की गई है किराए की। और बताऊं कि इसी वेयर हाउस में वो लोन में भी डिफॉल्टर हो चुके हैं। उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई भी प्रचलन में है। 2023 में बैंक ऑफ बड़ौदा से उन्होंने 8 करोड़ का लोन लिया है, उसमें भी कुर्की की कार्रवाई उनके खिलाफ प्रस्तावित है। तो जीतू पटवारी दूध के धुले हुए नहीं हैं। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय के अब अनियमितताएं हैं तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे, और यही आप कह रहे हैं। लेकिन सर आपको ये नई जिम्मेदारी मिली है, क्या लगता है कि ये वेयर हाउस कॉर्पोरेशन लॉजिस्टिक में चुनौतियां क्या है? क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी, और संजय नगाइच जो हैं जिनके पास अभी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो मुखरता से बात करते थे, जो करते भी हैं, अपने विचारों के लिए जाने जाते हैं, इस नए कार्यशैली में या नए कार्य फील्ड में जो आपका ये वर्क प्लेस है, प्राथमिकताएं क्या है संजय नगाइच? देखिए चुनौतियां तो बहुत हैं, क्योंकि हजारों करोड़ का खाद्यान्न जिसको मध्य प्रदेश सरकार हम टैक्स पेयर लोगों की पूंजी से खरीदती है, किसानों का खाद्यान्न, फिर वो गरीबों में भी जाने वाला है। और देश में भी विभिन्न प्रकार से मूंग अलग अलग प्रोडक्ट में उपयोग होती है, चना अलग होता है, गेहूं अलग होता है, धान चावल में होती है। तो ये सरकार की बड़ी पूंजी जिसमें सरकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो रखा हुआ है, उसकी सुरक्षा, उसका रखरखाव, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है मेरे लिए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जैसे सामान्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पन्ना से उठा के भाजपा की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी हमको इसका जुम्मा सौंपते हैं। तो मैं तो बिल्कुल आपको बताऊं कि चौकीदार और सिपाही जैसा बिल्कुल काम करने वाला हूं। हालांकि इसमें नवाचार बहुत की संभावना है, हाँ बहुत नवाचार, और मैंने कुछ चीज़ें लाइनअप भी की हैं। जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ऊर्जा के साथ नवाचारों से भरे हुए हैं। जैसे ही मैं बन के किया, उन्होंने कहा संजय जी आपको इस कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना है, नवाचार करना है। और इतने इंटरेस्टेड रहते हैं मुख्यमंत्री जी कि जब उनसे मिलते हैं तो हम लोग खुद ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें जोड़ के, और इस सेक्टर में लोगों को रोजगार मिले, कुछ नए प्रोसेसिंग के काम, कुछ और प्रकार से वेयर हाउस कॉरपोरेशन से जोड़ के हम काम क्या कर सकते हैं, इसको लेके कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने अध्ययन करके बनाई हैं। और बहुत जल्दी आपको इस वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का नया रूप भी देखने को मिलेगा। इसमें बहुत हज़ारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, नए प्रकार से काम भी मिलेंगे, और इसका एक प्रकार से मैं कहता हूं कि भूमिकाएं भी बदलेंगी। ठीक है सर, एक मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल होगा मेरे लिहाज से और आपके लिहाज से भी, और किसी राजनेता के लिए भी ये मुझे लगता है, या जो राजनीति में जो है, जो इस क्षेत्र में, उनके लिए संगठन, विचार, पार्टी लाइन सब कुछ एक तरफ, लेकिन एक राजनेता के भीतर उसकी एक इच्छा होती है। क्या संजय नगाइच की ऐसी कोई इच्छा है कि वापस अपने जन्मस्थली की ओर लौटा जाए, पवई पन्ना की तरफ लौटा जाए, वहाँ से राजनीति की जाए, विधानसभा से टिकट मिले? क्या सर कोई ऐसी इच्छा है? देखिए जड़ें तो जड़ें ही हैं, तो हम अपनी जड़ में तो रहेंगे ही, लेकिन सौभाग्य का विषय है कि मध्य प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेवारी, एक विधायक एक क्षेत्र तक रहता है, एक सांसद है अपने क्षेत्र तक रहता है, मुझे तो पूरे प्रदेश का इतना बड़ा जिम्मा सौंपा है। मैं अभी के इसमें तो यही है कि हमें इसको सफल करना है, हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करना है, परिणाम देना है। उस तरफ अभी आप कुछ नहीं सोच रहे हैं? और फिर परिणाम देना है, और फिर संगठन, सरकार जो भूमिका तय करेगी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी जो भूमिका, सामान्य तौर पर संगठन मूल्यांकन करे। मैंने कि अभी भी मूल्यांकन संगठन ने किया,
मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतने बड़े कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया जाएगा, बनाया। तो संगठन मूल्यांकन करता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही कि मुझे इसमें परिणाम देना है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन में संगठन और सरकार की जो हमारी कार्य पद्धति है, जो हमारी भाई हम जिस विचार के लिए काम करते हैं विचार दिखना चाहिए, संगठन की कार्य पद्धति दिखना चाहिए। और कम से कम मेरे पार्टी के नेतृत्व ने अगर मुझे विश्वास करके इतना बड़ा कॉरपोरेशन दिया है तो उस विश्वास पे खरे उतरते हुए इसका परिणाम देना है। हजारों हजार लोग, हजारों वेयर हाउस, हजारों किसान, इस सेक्टर से जुड़े हुए कर्मचारी, अधिकारी, सबको एक विश्वास में लेके अच्छा परिणाम दे के जाना है। अभी के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये सफल कर पाऊंगा तो निश्चित रूप से फिर पार्टी संगठन को जहाँ लगेगा उस भूमिका में फिट करेगा। ठीक है, मतलब आपने पूरा पार्टी पे छोड़ दिया इसको कि भाई पार्टी जहाँ भेजेगी वहाँ काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा आप इस बात को समझते हैं ना कि संजय नगाइच को कभी डर लगा क्या? क्योंकि जिस तरह से आप बयान देते थे पार्टी के भीतर, या वैचारिक लड़ाई जिसको आप कह रहे थे, या उनके खिलाफ लड़ाई की जो पार्टी के भीतर ही पार्टी को खोखला करने का काम, कभी किसी बयान को लेकर पछतावा हुआ? क्योंकि आपके बयान हमेशा सुर्खियों में रहे सर। किसी बयान को लेकर पछतावा या कोई कभी डर कि यार ये बोल दिया फिर इसके आगे का रिजल्ट क्या होगा? सामान्य तौर पे मैंने कहा ना कि मेरे लिए देश फर्स्ट, नेशन फर्स्ट है, ऐसे मेरे लिए संस्था फर्स्ट है। मेरी पार्टी मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन या विचार को नुकसान पहुंचाने वाला मैंने कभी कोई बयान नहीं दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी के विचार या संगठन को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी रहें, किसी भी स्तर के रहें, तो उनके खिलाफ बोलने में मेरे को कोई परहेज नहीं। और मैं कहता हूं कि अगर सही कहना बगावत है तो ये बगावत में करता रहूँगा। और हमें लगता है कि ये हमारा नेतृत्व भी इस मामले पे फ्री हैंड देता है कि हमें विचार और संगठन को नुकसान पहुंचाने वालों को कभी बकसना भी नहीं चाहिए। और मैंने कहा ना कि आपने जैसे कहा निष्कासन का भी विषय आया, एक बार निष्कासन हुआ, वो भी पार्टी और विचारधारा को नुकसान पहुंचाने के कारण नहीं हुआ, किसी व्यक्ति के कारण पार्टी नुकसान हो रही, कार्यकर्ताओं का नुकसान हो रहा, उस जिले का नुकसान हो रहा। तो उस विषय को मैंने प्रखरता से, मुखरता से इस प्रदेश नेतृत्व के सामने रखा। प्रदेश नेतृत्व नहीं समझा, लेकिन बाद में जब मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, मुझे भी उसका भोगना पड़ा, मेरे परिवार को झेलना पड़ा, केस, कई अपराध मैंने झेले वर्षों तक। अच्छा, अभी कोई आपराधिक वैसा तो कुछ नहीं ना किसी न्यायालय मामला? क्योंकि छात्र राजनीति जब आप करते थे तमाम आप पर प्रकरण दर्ज मैं तो कहता हूं कि छात्र राजनीति आपने की, अगर आपके खिलाफ मामले नहीं है, आपने लाठीचार्ज नहीं झेला, आप पुलिस में नहीं गए, जेल में नहीं गए, तो आपने राजनीति नहीं करी। तो मुझे इस बात का मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने संगठन और सरकार के लिए संघर्ष किया। तो आंदोलन प्रदर्शन में अगर इस प्रकार के केस बने, जेल भी गए, तो ये मेरे लिए मैं तो कहता हूं मेडल हैं मेरे, और यही कॉन्फिडेंस देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। बाकी किसी प्रकार का मैंने कोई दुर्भावना बस किसी प्रकार का अपराध किया हो, कुछ आज तक कुछ है नहीं, किसी न्यायालय में भी कुछ नहीं है। लेकिन विरोधियों ने जिस प्रकार से मुझे समाप्त करने के लिए षड्यंत्र किए, बुंदेलखंड में एक व्यवस्था भी है, लोगों को लगता है कि राजनीति में सामंतवाद से सब चलेगा, मतलब जैसे नक्सल क्षेत्र में है, आतंकवादी आतंकवाद क्षेत्र वाले में है, तो एक बुंदेलखंड में भी राजा महाराजाओं आधारित राजनीति रही, तो लोगों को लगता है कि राजनीति महल से, गढ़ी से चलेगी। तो उस व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। अब आपने एक प्रश्न किया था कि आप पन्ना गए, हाँ। तो पन्ना में जिस प्रकार से अभूतपूर्व मेरा स्वागत हुआ, लोग कह रहे हैं कि ना भूतों ने अभी तक किसी का स्वागत इतना नहीं हुआ जितना मेरे पन्ना जाने के बाद हुआ। और आम कार्यकर्ता क्या, आम जनता क्या जाति क्या पाति, हर जाति हर समाज के लोगों ने, हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेके इवन कांग्रेस के लोगों तक ने स्वागत किया। तो ये हमें लगता है यही हमने कमाया है, और अगर मैंने कमाया नहीं होता तो इतना जबरदस्त, इतना ऐतिहासिक स्वागत नहीं होता। लेकिन पन्ना की राजनीति को सर आप हमेशा सामंतवाद बनाम जनवाद क्यों कहते हैं, इसको जरा समझाइए ना। देखिए, मैंने कहा भैया राजा जैसे लोग रहे जो नारा लगाते थे कि मोहर लगेगी हाथी पे वरना गोली घलेगी छाती पे, और उस समय मैंने अपनी नहीं, इसलिए मैंने अपनी छाती लगाई कि मारो आप गोली। और मैं तो एक सामान्य सा आदमी, यानी 50 किलो का आदमी, वही आपकी पर्सनालिटी को देख के ऐसे कोई जज नहीं कर सकता है कि संजय नगाइच ऐसा दिखने वाला। परिस्थितियों में बुंदेलखंड का गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित जो भी है वो मेरे को आइडियल मानता है कि ये आदमी जो कहेगा वो करेगा, ये आदमी विचार से, विषय से पीछे नहीं हटेगा। तो मैं उसमें आइडियल हूँ, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं कि जनाधार नहीं बढ़ा होगा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मेरे स्तर पर गिलहरी लायक भी काम है, जैसे कहते हैं राम सेतु में गिलहरी ने काम किया, तो मैं पार्टी और विचारधारा के लिए अपना गिलहरी जैसा योगदान दे सका, उसके कारण लोग आइडियल मानते हैं, पार्टी में भी आइडियल मानते हैं, हजारों हजार लोग जुड़े हैं। अगर मैं टूट गया होता, मैं अगर घर बैठ गया होता तो कैसे ये, तो मुझे लगता है
बुंदेलखंड में ये रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र भी और बाह्य लोकतंत्र भी आया है। उसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी एकदम हर प्रकार से, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, सब बने हैं। तो ऐसी व्यवस्थाएं रहेंगी, ये व्यवस्था कभी हावी ना हो, इस दृष्टि से समय समय पे लोगों को जागृत करके उनको अधिकारों, उनके कर्तव्यों के प्रति और विचार से जोड़ना, ये मैं चलिए ठीक समझता है। हूं अब अपनी चूंकि जिम्मेवारी है। हाँ ठीक है, लेकिन एक अब चलते चलते एक सवाल और एक रैपिड फायर भी आपके साथ करें, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये कि अगर संजय नगायच राजनीति में नहीं होते तो क्या करते? मैंने कहा ना, मैं संघ का स्वयंसेवक था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं राजनीति में आऊँ। वहीं से योजना हुई कि आपको इधर काम करना है, तो इधर काम हो गया। और आज भी हम लोग सामान्य तौर पे विचार परिवार में काम करने वाले लोग हैं। संघ को अपना संगठन, विचारधारा आधारित संगठन मान के लोग हैं। कभी संगठन कहेगा कि आपको ये नहीं करना, आपको घर बैठना है या किसी क्षेत्र में काम करना, तो वो करेंगे। मतलब आपकी कोई प्लानिंग नहीं है ऐसा इस तरह से? बिल्कुल, संगठन, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तमाम दायित्व वहाँ, और अब सीधे मध्य प्रदेश सरकार में आपको जिम्मेदारी है। सर आखिरी अब रैपिड फायर आपके साथ, कुछ छोटे छोटे सवाल होंगे, उस पर यस नो या एक स्टेटमेंट आप दे सकते हैं। संजय नगायच के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आरएसएस या सत्ता? मेरे लिए विचार, भारत माता। संगठन या सरकार? संगठन। संघर्ष या समझौता? ये महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, क्योंकि आपने समझौता कभी किया नहीं। मैं तो संघर्ष से ही बना हूँ। भाषण या संगठन? क्योंकि आजकल भाषणों का दौर है, संगठन पर कोई। संगठन। ठीक है। सबसे प्रेरणादायक नेता संजय नगायच के लिए, आइडियल आपके? अभी तो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है। सबसे कठिन राजनीतिक फैसला अब तक? क्योंकि आपने कहा कि आपने कोई फैसला लिया नहीं है, इसलिए मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि आपने कोई फैसला? कोऑपरेटिव बैंक के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटाया गया, तो मैंने उस समय फैसला लिया था कि अगर मैं इन भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त होऊंगा, क्लीन चिट पाऊंगा, तो राजनीति में आऊंगा, ना तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये मैंने तय कर लिया था उस समय। राजनीतिक करियर में कोई ऐसी गलती जिसको संजय नगायच जिंदगी में दोबारा दोहराना नहीं चाहेंगे? अब ऐसा हमें तो नहीं लगता। मतलब कोई गलती नहीं हुई इस तरह से, आपको कोई याद नहीं है? क्योंकि आपने हमेशा सही के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात कोई आपको याद हो कि यार कोई कहीं गलती हुई थी? ऐसा कभी संज्ञान में तो ऐसी नहीं है, लेकिन ठीक है। एक आखिरी सवाल, कोई ऐसा सपना जो अब तक संजय नगायच का अधूरा रहा है जिसको पूरा करना है, राजनीतिक, सामाजिक या पारिवारिक, कुछ भी ऐसा? बस अपने संगठन के लिए काम करना, और मतलब मैं कहते ना कि श्रेष्ठ, मतलब क्या श्रेष्ठ हो सकता है वो श्रेष्ठ करने का प्रयास करना है। लक्ष्य इतना कि उसके लिए क्या कर सकता हूँ, इतना ही मन में चलता है। बाकी कोई ऐसा नहीं कि मेरे को ये बनना कि वो बनना। मैंने कहा मैंने बायोडाटा भी टाइप नहीं कराया, और मैं वेयर हाउस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बन गया। तो वो तो पार्टी संगठन के लोग, मूल्यांकन करने वाले लोग हैं, तय करेंगे। बाकी अपना लक्ष्य यही है कि अच्छे से अच्छा विचारधारा और संगठन के लिए कर सकूँ, और इसके लिए ये वाला जीवन जो है वो पार्टी, संगठन, विचारधारा के लिए ही है, उसके लिए समर्पित है। सर इसी जवाब के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो ये हमारे साथ खास मेहमान थे संजय नगायच जी, जिन्होंने साफ तौर पर अपनी बातों में एक चीज़ कॉमन रखी कि पार्टी, संगठन के लिए पूरी तरह से समर्पित है। इनको क्या करना है इनको भी नहीं मालूम, संगठन जो जिम्मेदारी तय करता है वही उसी रास्ते पर इनको चलना है। वर्तमान में इनको जो नई जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि इस जिम्मेदारी में क्या क्या प्राथमिकताएं, जिन्होंने अभी बात की है सर ने, उसमें क्या चुनौतियां, उन चुनौतियों को किस तरह से सही किया जा रहा है। मिलेंगे आपसे अगले संवाद में किसी एक नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।